नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल, जहां हम आपको सरल भाषा में आपके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं। साथियों, जब भी हम कानून की बात करते हैं तो कानून दो हिस्सों में बटा होता है। पहला सब्सटेंटिव लॉ यानी कि वस्तुनिष्ठ कानून और दूसरा प्रोसीजरल लॉ यानी कि प्रक्रियात्मक कानून। साथियों, सब्सटेंटिव लॉ वे नियम हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत और किस अपराध के लिए क्या सजा है। इस कानून के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी गतिविधियां कानूनी हैं और कौन सी गैर कानूनी। उदाहरण के लिए आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता, एनडीपीएस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम और हिंदू मैरिज एक्ट। उदाहरण से समझे तो यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो आईपीसी यानी कि बीएनएस के अंतर्गत वह एक अपराध है और इसके लिए सजा निर्धारित की गई है। और प्रोसीजरल लॉ यानी कि प्रक्रियात्मक कानून यह निर्धारित करता है कि जब कोई अपराध हो जाता है तो न्याय पाने के लिए कोर्ट में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी अभियुक्त को सजा कैसे दी जाएगी, सुनवाई कैसे होगी और कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। यह सब प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आते हैं। प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट यानी कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। तो अगर उदाहरण से इसे समझे तो यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया गया है तो इसे प्रोसीजरल लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, साक्ष्य एकत्र करेगी यानी कि एविडेंसेस इकट्ठा करेगी और कोर्ट में मामला प्रस्तुत करेगी। साथियों, इसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी और प्रोसीजरल लॉ के नियमों के अनुसार डिसीजन देगी। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। तो साथियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सीरीज, जो एक महत्वपूर्ण प्रोसीजरल लॉ है। इसका मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा हत्या, रेप, असॉल्ट, चोरी, अपहरण, डकैती, रोबरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे अपराध किए जाते हैं तो उसे न्याय दिलाने का तरीका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून के अनुसार तय होता है। तो सेक्शन 1 का टाइटल है संहिता का नाम, विस्तार और आरंभ यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। साथियों, सेक्शन 1 क्लॉज 1 कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मीन्स यह अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में नागरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को एकीकृत और नियमित करना है। और सेक्शन 1 क्लॉज 2 सेज दैट इस संहिता के प्रावधान अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। हालांकि संबंधित राज्य सरकार गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर एक अधिसूचना द्वारा इन प्रावधानों को या इनमें से किसी को भी नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों यानी कि ट्राइबल एरियाज के संपूर्ण या किसी भाग पर लागू कर सकती है। इसमें राज्य सरकार आवश्यक संशोधन, प्रावधान या मॉडिफिकेशन परिवर्तन कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएंगे। साथियों, क्या आपको मालूम है कि ये नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर लागू क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे की कहानी है, जब ब्रिटिश शासन के बाद हमारे देश में सन 1950 के आसपास कानून बनने की शुरुआत हुई तो उसके बाद 1961 में हमारी चीन के साथ वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। सन 1965 के उस दौर में उत्तरी राज्य के कुछ लोगों ने भारतीय सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की थी और इन लोगों ने मिजोरम की राजधानी पर कब्जा कर लिया और 3 दिनों तक उस पर नियंत्रण बनाए रखा था, उस पर कब्जा बनाए रखा था। उस समय भारतीय सेना वहां घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब देश की सरकार ने एक सशक्त निर्णय लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और पहली बार अपने ही देश में अपनी ही वायुसेना को मिजोरम की राजधानी पर बमबारी करने का आदेश दिया।
क्योंकि ये लोग सेना को राजधानी में घुसने ही नहीं दे रहे थे और राजधानी पर कब्जा जमाए हुए थे। इस घटना के बाद सरकार को यह एहसास हुआ कि कुछ कानून और नियम हमें वहां की परिस्थितियों के अनुसार बनाने और लागू करने होंगे। इसलिए जब 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाया गया तो उसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि नागालैंड और वहां के जनजातीय क्षेत्रों को उनके अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार चलने दिया जाए। इस घटना के बाद ही यह व्यवस्था की गई कि नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर कुछ कानूनों का पूर्ण रूप से पालन अनिवार्य नहीं होगा। तो ये थी इसके पीछे की पूरी कहानी साथियों। वापस आते हैं सेक्शन 1 पर। तो सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कहता है कि इस धारा में जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरियाज का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है, उन एरिया से है जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल के आर्टिकल 20 में संदर्भित किया गया है। यह उन क्षेत्रों को छोड़कर है जो शिलोंग नगर पालिका की सीमाओं के भीतर है। एंड सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 सेज दैट यह संहिता उस तिथि से प्रभाव में आएगी जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी। और केंद्रीय सरकार ने साथियों ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा 1 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी लागू कर दिया है और बीएनएस को भी। अगर सेक्शन 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करें तो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वहां की परिस्थितियों के अनुसार प्रावधानों को लागू किया जा सके। साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 देश के सभी क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा को लेकर एक समान कानून स्थापित करती है, लेकिन इसमें नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं ताकि इन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन, कानून में अमेंडमेंट किया जा सके। साथियों, आशा है कि आपको आज की इस जानकारी से सेक्शन 1 समझ में आया होगा। यदि आप ऐसे ही कानूनी विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल टॉप IQ लॉयर को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।